हेलो दोस्तों। तो भाई आज की क्लास में वेलकम है आप सभी का। आज हम मेंस्ट्रुएशन की टाइप्स को आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर ये काफी लंबा है इसलिए काफी सारे टाइप्स इसके अंदर हैं। तो पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 इसके हम कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे चेक कीजिएगा। आपको सारी जो पिछली क्लासेस है उन सभी का लिंक वहां पर मिलेगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। ये बात मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं याद रहता। ठीक है, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे ही रहता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आप पढ़ने के पर्पज से आए हैं, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के अंतवृत्त और बहिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वेयर विल बी। तो ध्यान देखो भाई, एक वर्ग के अंदर सर्कल है और एक उसके बाहर सर्कल है। तो एक बार इसको बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसको एक बार बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग है और मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए दो अलग अलग कलर से बना रहा हूं। एक हमने बना दिया रेड कलर का जो इसके अंदर है। ठीक है, और एक ब्लैक बना लेते हैं इसके बाहर। ये इस तरह से। ठीक है, एक अंदर है सर्कल और एक बाहर है सर्कल। ठीक है, अब यहां पे वो पूछ रहा है कि जो अंदर वाला वृत्त है और जो बाहर वाला वृत्त है उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे आप जब तक आपको रेडियस नहीं मालूम पड़ेगा सर्कल का तब तक आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो रेडियस कैसे पता लगेगा, यहां पे अगर इसकी साइड ए है, इस स्क्वायर की साइड ए है, सारी साइड ए है, तो तुम मुझे बताओ यहां से यहां तक ये क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर नहीं हो गया, डायमीटर यानी कि व्यास हो गया। तो अगर ये डायमीटर सर्कल का ए है, ये ए है तो ये भी ए, तो इसका रेडियस कितना होगा a बाई 2। ठीक है, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस तो हमें पता लग गया कितना a बाई 2। क्लियर है। अब बाहर वाले सर्कल का रेडियस और देख लेते हैं। अब बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप इस पेड़ के डायगोनल को मिला दें। पेड़ के डायगोनल यानी कि विकर्ण को मिला दें और आप देखेंगे यहां से ये पूरा ही जो है इसका डायगोनल जो पेड़ का था वो बड़े वाले सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर बन गया, व्यास बन गया। ठीक है, आप देखो बड़े वाले सर्कल का ये यहां से यहां तक टच कर रहा है तो व्यास हो गया ना। तो फिर रेडियस क्या होगा, इसका आधा, व्यास का आधा क्या होगा, रेडियस होगा। तो तुम मुझे बताओ, मैंने आपको जब स्क्वायर लिखवाया था समझाया था, तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो कितना होता है, √2 टाइम्स साइड, ये होता है। तो अगर ये पूरा √2a है तो फिर इसका रेडियस क्या होगा, √2a बाई 2। भाई इसका आधा ना, इसका आधा ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे इनके एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ पाई इंटू छोटे सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, a बाई 2 का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, दिस इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो पाई इंटू a बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पाई इंटू √2 बाई 2a का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। क्लियर है, एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। और ध्यान रखना पहले अंतर्वृत्त लेना है, अंदर वाला वृत्त, और फिर बाहर वाला वृत्त लेना है। तो ये अंदर वाले वृत्त का एरिया, बाहर वाले का, पाई से तो पाई कट गया भाई। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो ये स्क्वायर ऊपर वाले का a स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। बात आई समझ में। 4 से कटा 4, a स्क्वायर से कटा a स्क्वायर, तो आंसर कितना बन गया, 1:2। जवाब बनेगा 1:2, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई। आपको ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो आपको मैंने बताया है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो एक बार से दोबारा क्लास को देख लेना। जहां पे भी दिक्कत आती है उस पॉइंट को दोबारा से एक बार आप करेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने भाई स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें और करने की कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का खर्च कितना होगा? अ 6 मीटर वाइड pathway has been constructed along the periphery and inside of a square field of length 50 meter. The total expenditure to cover this pathway with red sand at the rate of rupees 30 per square meter is। तो आपको यहाँ खर्चा बताना है, तो खर्चा जब बता पाएंगे जब आपको उस पाथ का एरिया मालूम होगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाया भी था रेक्टेंगल के केस में, आयत के केस में। तो एक बार पहले देखिएगा, ये हमारा एक स्फीयर फील्ड है जिसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, और इसमें जो रास्ता है वो अंदर की ओर है। इसके अंदर की ओर 6 मीटर रास्ता बना दिया गया। ये अंदर की ओर 6 मीटर का रास्ता बना दिया। ठीक है, 6 मीटर। और ध्यान रखना, ये बताया है कैसे बनाया है? अंदर की ओर चारों साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर होता तो फिर बीचों बीच बनता। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है कि लाल मिट्टी डलवानी है, तो पहले इसका हम एरिया निकालेंगे। तो याद करो, मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि एरिया ऑफ इनसाइड पाथ दिस इज 2x l प्लस बी माइनस में 2x, ये लिखवाया था ना। आयत रेक्टेंगल के केस में मैंने एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया था, जहां पे x जो है वो रास्ते की चौड़ाई है। तो एरिया क्या बनेगा? x की वैल्यू कितनी है? 6, तो 2 गुना 6 12 इनटू में l कितना है? 50, l भी 50 है और इसकी b भी जो है वो 50 है। ये मैंने कहा था अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल की याद रख लो। स्क्वायर वाले में l और b की दोनों वैल्यू सेम होंगी, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। यहाँ पे माइनस में 2 इंटू 6 यानी कि 12, जब भी अंदर रास्ता बनेगा यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बन गया 12 इंटू में 100 में से 12 गए तो कितने बने? 88। ठीक है, यहां तक बात समझ में। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 10 106 बनेंगे, लेकिन 99 करना था ना, 9 करना था, तो 1056 बना। कैलकुलेशन है बस ये, इसमें ये मत समझना कि क्या किया। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 9 105। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एरिया आ चुका है, लेकिन उसने पूछा लाल मिट्टी डलवाने का खर्च कितना होगा। तो खर्चा कितना है आप देखो, यहाँ पे 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर जो है वो खर्चा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपए है, तो 1056 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3, इतने रुपए लगेंगे भाई। 31,680 रुपए का खर्चा आएगा। तो देख लेते हैं कहीं लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 31,680 रुपए। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा भी आए कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। इन चीजों को याद रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में लगे रहना। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% एवं 20% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? The length and breadth of a square are increased by 30% and 20% respectively. The area of rectangle so formed exceeds the area of square by। तो अब देखो, यहां पे जब भी एरिया पूछ रहा है तो इसको आप, एक तो तरीका ये है, एक तरीका है ये भाई, 2% वैल्यू का क्या नेट चेंज आएगा, कितने परसेंट चेंज आएगा, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे x क्या लेना आपने? 30 और y क्या लेना आपने? 20। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दोनों को बढ़ाया गया है, देखो उसने बोला कि लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर की जो है वो बढ़ाई है, इंक्रीज करी है, तो ये भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज किए हैं तो दोनों प्लस के लेने हैं, और अगर वो बोलता डिक्रीज किए तो फिर ये माइनस के लेने। ये बात आपने याद रखनी है, बढ़ाने पर प्लस के और घटाने पर माइनस के। तो यहां पे रखेंगे तो क्या बनेगा? 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन में 100। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 50 और जमा में 3 दूनी 6, यानी कि 56% जो है वो एरिया बढ़ जाएगा रेक्टेंगल का। आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को मुंह जुबानी भी कर सकते थे। भाई 30 और 20 50 जमा 30 गुना 20 बटे में 100, तो 0 से 0 कट गई तो 6 वहां से बचेगा, तो 50 और 6 56। तो ये है एक तरीका। और इसी का मैं एक मेथड और बता रहा हूं, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा, 30%। 30% क्या होता है फ्रैक्शन बनाएंगे तो 30 बटे में 100, जब भी परसेंटेज का साइन हटता है तो अपोन में 100 लगाया जाता है, ठीक है। तो इससे ये कट गया। और दूसरा था 20%, तो 20% होगा 20/100 विच इज 1/5, ठीक है। काट के ये कितना है 3/10। ये बात आई समझ में। तो आपने ये ऐसे बना लेना है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर जी जब ये आसान था तो फिर ये क्यों बता रहे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। बताऊंगा एक एग्जांपल से, लेकिन फिलहाल एक बार इस मेथड को समझ लो। तो यहां से अब मैं कहूंगा पहले जो लेंथ थी, लंबाई थी वो 10 थी, अब वो 3 बढ़ा के कितनी हो गई 13 होगी। आपको बता दें ये 10 का 30% अगर आप निकालते हो तो वो 3 आएगा। 10 का 30% निकाल के देखना, 10 का 30% कैसे निकालोगे, 10 इंटू 30 बटे में 100। 10 का 30% निकालोगे ना तुम, तो वो क्या आएगा 3 आएगा। वही आएगा जो इसके ऊपर है। तो अगर बढ़ाया है, लेंथ को बढ़ाया है, लंबाई को बढ़ाया है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस करके लिखनी है। यानी कि पहले लेंथ 10 थी तो अब 13 हो गई। अब ब्रेड पहले 5 थी तो एक बढ़ के कितनी हो गई 6 हो गई। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बढ़ेगी तो प्लस होगा और घटेगी कह देगा ना, जैसे अगर लंबाई 30% बढ़ा दी और जो चौड़ाई है वो 20% कम कर दी, तो कम है तो फिर घटाना है, तो लेकिन यहाँ पे बढ़ाई है तो इसलिए दोनों को प्लस किया। अब एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, लंबाई गुना में चौड़ाई। उसने पूछा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा, तो एरिया कैसे निकलता है, ये एल है ये बी है, तो एल इंटू बी। तो 10 गुना 5 करेंगे 50, 13 गुना 6 करेंगे 13 6 के 78, ठीक है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, इधर से 2 पंजे 10 2 तिया 6, इधर की किसी वैल्यू से इधर की कोई वैल्यू कटे तो आप काट भी सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे मैं काट के दिखाऊं तो 2 पंजे 10 2 तिया 6, अब ये 5 पंजे अब 50 नहीं लिखना 25 लिखना है, और ये 13 तिये 39 लिखना है। ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं अब कहूंगा कि पहले जो एरिया था वो 25 था, अब एरिया 39 हो गया। तो 25 वाला एरिया अगर 39 हो गया तो क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया 25 पे, और कितने परसेंट बढ़ गया इनटू में 100%। तो 25 चौके 100, 14 चौके 56%, ठीक है। तो 56% एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने ये वाला मेथड इसलिए बताया था कि अगर वो बोलता कि लंबाई बढ़ा दी जाए 14 से ही 2/7% और चौड़ाई कम कर दी जाए 11 से ही 1/9%, तो जब ऐसी वैल्यू आएंगी तो उस सिचुएशन में यहां से आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फिर इसको आप इस मेथड से करना थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 14 सत्ते 98 और 2 100 बटे में 7, 14 सत्ते 98 और 2 100 और बटे में 7 और परसेंटेज के नाम का 100, तो ये बनेगा 1/7। इसी तरह से 11 नहीं में 99 और 1 100 बटे में 9 और परसेंटेज के नाम का 100 लगता है, दिस इज 1/9। तो इस तरह से फ्रैक्शन बना के आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताए, क्लियर है, याद रहेगी बात, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15% देन द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया इज। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वैल्यू तो एक ही दे रखी है, एक ही दे रखी है ना, लेकिन इस्तेमाल 2 बार होगी। यानी कि x भी आपने 15 लेना है और y भी आपने 15 लेना है, ठीक है। ऐसा क्यों, आपको बता दें, एरिया क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। जैसे आप रेक्टेंगल में करते हैं ना लंबाई गुना में चौड़ाई, स्क्वायर में क्या करते हैं साइड गुना में साइड, सर्कल के एरिया में क्या करते हैं पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये तो रेडियस इंटू रेडियस 2 बार हुआ ना मल्टीप्लाई, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो यहां पे ये जो है 2 बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे तो 15 प्लस 15 गुना 15 बटे में 100, तो ये ध्यान रखना। तो ये कितना बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 0, या एक काम करो इसको काटो मत,
काटो मत, काटोगे तो क्या ये फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं। तो देखो 15 15 30 जमा 15 15 225, 225 बटे 100 करेंगे तो 2.25, तो 32.25% ये क्या हो गया, एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा, 32.25%। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो अगर सीधे सीधे नंबर दें, मैं आपको बता भी दूं कौन सा मेथड कब लगेगा। अगर सीधा सीधा नंबर दे 15%, 10%, 5%, 30%, तो ये वाला मेथड फास्ट आंसर देगा आपको, बिना लिखे भी कर सकते हो। 15 15 30 और 15 गुना 15 बटे में 100, तो 30 और 225 बटे 100 यानी कि 2.25, तो आप सीधा भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, देखो फिर से एरिया की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज, अब लिखेंगे नहीं, 20 और 20 40 जमा 20 गुना 20 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 2 दूनी 4 बचेगा, तो 40 और 4 44%। आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। ठीक है, अब कर लेना भाई, देखो ये मत बोलना कि सर जी आ ही नहीं रहा समझ में। 40 और 2 दूनी 4 44%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलो आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। If side of an equilateral triangle is decreased by 20%, then its area is decreased by, फिर से एरिया की बात हो रही है, तो फिर x को क्या लेना है -20, y को भी क्या लेना है -20। ठीक है, तो रखेंगे तो बनेगा -20 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो -20 क्या बन गया -40, और प्लस में 2 दूनी 4, तो -36% आंसर आ गया। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एरिया में क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको ये बात पहले ही समझाई थी कि अगर कुछ कम कर दिया जाए, जैसे साइड कम करी है तो फिर इसको माइनस का लेना है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बताया था ना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आप ये सोचो कि ये √3/4 कहां चला जाता है, उसकी भड़क मत लेना। जब रेशियो देखते हैं हम करके कि एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये √3/4 कट जाता है, तो इसकी टेंशन ही मत लो, इसको देखना ही नहीं है। बस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एरिया में कितने परसेंट चेंज, सीधा ये लगा के आ जाना चुपचाप। ठीक है, घटे तो माइनस, बढ़े तो प्लस, बस आगे सोल्व किया। और ये प्लस क्यों बना, एक्स वाई जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका समचतुर्भुज का आ गया। अब ये क्या चीज होती है भाई, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। भुजा 13 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। द एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। अब सुनो, पहले रोम्बस होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार इसको छोटा कर दूं, नहीं तो ऊपर ही आएगी स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रोम्बस होता कैसा है, स्फीयर पढ़ाया था मैंने, इधर बना देते हैं स्फीयर। स्फीयर के बेस को फिक्स करके अगर ऊपर से धक्का दे देंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। बेस को चिपका दो और ऊपर से ऐसे धक्का दे दो तो ये ऐसी शेप बनेगी। ध्यान दे, साइड अभी भी कैसी है, सेम है, साइड तो वही है, लेकिन ये जो 90 डिग्री के एंगल थे वर्ग में स्क्वायर में, वो अब 90 ना रह के चेंज हो गए। ध्यान दें, ये है इसका पहला डायगोनल, ये है इसका दूसरा डायगोनल। ये डायगोनल भी ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, डायगोनल भी चेंज हो गए। लेकिन एक प्रॉपर्टी खास है, जो कि है इसका, ये 90 पे जरूर कट करेंगे। ये एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब जानते हो, अगर ये पूरा 30 है तो 15 इधर 15 इधर, ये पूरा 20 है तो 10 इधर 10 इधर, इसलिए जो डिजाइन है वो अलग तरह की बनाई गई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे परिमाप, इसके फॉर्मूले बता देता हूं। पेरीमीटर कितना होगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, कितना बनेगा 4a। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना बनेगा
दिस इज हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, हाफ इंटू पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, ये इसका बनेगा यहाँ पे क्या, एरिया का फॉर्मूला। और सबसे खास चीज यहाँ पे साइड अगर आपसे पूछ ले, साइड ए अगर आपसे पूछ ले, तो ये बनेगा हाफ ऑफ अंडर द स्क्वायर रूट d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर, क्योंकि ये गंदा सा फार्मूला है। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये 2a बनेगा, विच इज d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, कैसे, स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करके ये हटेगा, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4, a का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर, इधर के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बनेगा d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर। तो ये है इसकी साइड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। कहीं फॉर्मूला पूछे तो बता देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना, सिर्फ ये याद रख लेना, ठीक है। मुझे पता है कि ये दिमाग पे बोझ डालेगा, बोले यार ये कैसे याद करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसे सोल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन आने दो, फिर मैं आपको समझाता हूं सारी बातें, ठीक है। तो मिटा दें इसको ताकि ये याद हो जाए। चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का एरिया, रोम्बस आपको दे रखा है, जिसके विद साइड 13 दे रखे और एक डायगोनल 10 दे रखा है। तो मैं इस डायग्राम के अंदर आपको बता देता हूं इसको। साइड कितनी है, 13, तो सारी साइड आपकी 13 13 13 है भाई, क्लियर है। अब इसने बोला एक डायगोनल 10 है, तो मुझे बताओ इसको भी, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 10 है तो ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जब तक मुझे दूसरा डायगोनल नहीं पता लगेगा मैं कैसे बता पाऊंगा एरिया, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइड भी मालूम है, यहाँ आपको डायगोनल 1 भी मालूम है, ये आप निकाल सकते हो। ये है एक तरीका, लेकिन दूसरा तरीका देखो कितना आसान है, वो तो बिल्कुल इजी वे है। तुम मुझे बताओ ये वाली ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये वाली बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, उधर नहीं दिखाई दे रही तो मैं इधर दिखा देता हूं, दिखाई दे रही है। ये कितना है 5, ये कितना है 30, ये कितना है 90। देखो 90 के सामने ही हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो याद करो ये 5, ये 13, तो ये 12 नहीं आएगा। पाइथागोरस के ट्रिपलेट बताए थे मैंने, ठीक है। नहीं बताए थे तो पिछली क्लास देख लेना, इसलिए बोला था कि पिछली क्लास देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये आपको नहीं भी आता तो फिर ये कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले देना, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी लिख देना और ए माइनस बी लिख देना। 13 और 5 18, और 13 में से 5 गए तो 8, 18 8 144, और 144 का रूट करोगे तो कितना आएगा 12। तो जिसके ट्रिपलेट याद थे उसका तो काम ही खत्म हो गया, बोला गया ये 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। तो एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू पहला डायगोनल जो कि कितना है 10, 5 मत ले लेना, पूरा लेना है डायगोनल 10, और ये पूरा कितना हो गया 24। तो 2 से काटा 12 पे, और 12 दहा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। पता लग गया, इसका यूज तो नहीं करना पड़ा, है ना, ये ज्यादा आसान था, ठीक है। तो ये चीज करनी है आपने फास्ट करने के लिए। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, 120 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब फास्ट करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, ये सिखा दिया आपको मैंने। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। देखो सुनो फटाफट, मुझे बताओ इन चारों साइड का टोटल कितना है 100, तो इसका मतलब हर साइड कितनी होगी 25, 25 होगी कि नहीं होगी, इस बात में कोई दिक्कत। अब एक डायगोनल उसका कितना दे दिया उसने 40, तो इसका मतलब ये 20 और ये 20, कोई भी ले लेना, ये मत बोलना कि सर जी हमने तो इसको ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया तो क्या तुम्हें कोई ट्रिपलेट नजर आया, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यहां पे ये समकोण त्रिभुज बन रही है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, अभी अभी मैंने सिखाया ये सब कुछ, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पे क्या मैंने 15 20 25 का ट्रिपलेट बताया था, तुम कहोगे सर जी नहीं बताया था, क्यों भाई 3 4 5 का बताया था,
ये तो बताया था। इसी का मैं अगर 5 गुना कर दूं तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। नहीं बताया था तो अब लिख लेना, ये 3 4 5 तो बताया था, तो इसके 5 5 गुना ही तो हुए हैं, तो 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20 और 5 का 5 गुना 25। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो ये हमें 25 दे रखी थी, ये हमारे पास 20 थी, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने ये निकाल ली 15, ये 15 आ गई, तो भाई ये 15 है तो फिर ये भी तो 15 होगी, है ना? आई बात समझ में? तो अगर एरिया पूछ रहा है तो हाफ, एरिया पूछा ना, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 30 इंटू में 40, 2 से काट दो 15 पे कटेगा, 15 चौके 60, 600 आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में लिखो। ठीक है, क्लियर? और भाई फिर नहीं याद करोगे ना, सुनो, नहीं याद करते तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, फिर ये कर लेना 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अंडर द रूट, बड़ी साइड दे रखी है ना 90 के सामने वाली, तो बड़ी साइड के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना, एक बार प्लस करके लिख देना, एक बार माइनस करके लिख देना, 25 और 20 45 इंटू में 5, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, और ये कितना होता है 15। फिर ये करने पड़ेंगे, मर्जी आपकी, ये याद कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो भाई लगे रहना फिर कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का माप 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बच्चा क्वेश्चन, क्या करोगे? ये बना दो, एक 16 है तो ये 8, ये 8, दूसरा कितना है 30, 30 है तो फिर ये 15 और ये 15, राइट एंगल ट्रायंगल में 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, क्यों भाई? 8 15 17 नहीं आए तो फिर निकाल लेना भाई, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट, सबसे बड़ी साइड निकाल रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, तो प्लस करके बनेगा, पहले सिखाए थे मैंने ये। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है, तो ये साइड 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, पेरीमीटर क्या होगा 17 चौके 68, 68, खत्म भाई। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ऐसे कैसे हो रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तीस मीटर लंबे तरनताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.80 मीटर तथा दूसरे सिरे पर 2.4 मीटर है। तरनताल की लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट परिच्छेद का क्षेत्रफल। खतरनाक लैंग्वेज, ठीक है, देखो इंग्लिश में बोल रहा है, अ स्विमिंग पूल 30 मीटर लॉन्ग हैज अ डेप्थ ऑफ 40 a depth of water 0.80 meter at one end and 2.4 meter at the other end. The area of the vertical cross section of the pool along the length is, ये जो हिंदी में वर्ड लिखा था ना, ये वाली लाइन, इसका मतलब है एरिया ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ इज। अभी जो बोल रहे हैं ना, पहले मैं बना के दिखा देता हूं। इसने बोला एक स्विमिंग पूल 30 मीटर लंबा है, ये 30 मीटर स्विमिंग पूल लंबा है, एक साइड गहराई है 0.8 मीटर और दूसरी साइड गहराई है 2.4 मीटर। ठीक है, ये दे रहा है उसमें, तो कह रहा है इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में एरिया कितना होगा, ये मिला दो पहले तो, और आपको ये वाला एरिया निकालना है सारा, ये वाला एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ इज, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको बता दो ये बना क्या, बेसिकली दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये बना एक समलंब चतुर्भुज। मैंने क्या वर्ड बोला? ट्रेपीजियम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ये कैसी होती है भाई? ये ऐसी होती है जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी कि ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, ये सीधी है भाई, कभी तुम सोचो कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे, अब स्केल तो था नहीं ना, ऐसे बना दिया। यहां ये साइड ए है, ये बी है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और इसको समलंब क्यों बोलते हैं? इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी आप परपेंडिकुलर खींचोगे सबकी हाइट सेम होगी। ठीक है, सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी, यानी कि अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20। बात समझ में आई? क्लियर?
तो यहां से आपसे इसका एरिया पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में इसकी हाइट, ये याद रखना है। हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का टोटल इंटू में इसकी हाइट। तो ये चीज अब मुझे यहां पे लगानी है ताकि मैं इसका एरिया निकाल सकूं। तो तुम मुझे बताओ, हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्यों भाई, इनको कितना मर्जी बढ़ा लो ये मिलेंगी ही नहीं कहीं। और ये क्या है, इसकी हाइट, भाई ये 90 डिग्री तो है, तो यही हाइट है। तो 0.8 प्लस 2.4 इंटू में हाइट विच इज 30। क्लियर है, बात आई समझ में? यहां तक ये बात समझ में आ गई तो बस इसको सोल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज हाफ इंटू में 24 और 8 32 यानी कि 3.2 इंटू में 30, पॉइंट हटा दो नीचे 10 लगेगा, इससे ये कट गया, 2 से 16 पे कट गया और 16 ये 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया आएगा इसका। देख लेते हैं, कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में कोई मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो याद रखना ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज को कैसे एरिया निकालते। अब अगला क्वेश्चन एक और भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, बच्चे अभी तो थे नहीं पर अभी बाहर से घूम के आ गए हैं, तो क्लास के अंदर थोड़ी सी चूं चै चै की आवाज आ सकती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, छोटे बच्चे हैं मेरे, अगर मैं बच्चों को ही संभालूंगा तो फिर क्लास नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो दोनों के साथ मैनेज करके चलो, क्लास भी देखें और थोड़ी सी चूं चै चै हैंडल कर लेना, ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं क्रम से 22 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल आसान है, देखो भाई इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूं। एरिया पूछ रहा है तो हाफ इंटू में समांतर भुजाएं क्या है 22 और 27 है, तो हाफ इंटू 22 प्लस 27 कर देंगे और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से काट दो 5 पे कटेगा और इसको ऐड करेंगे तो 49 इंटू 5, 5 9 45, 500 के 20 और 4 24, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लो कहीं लिखा है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये लो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको क्या कर दें, ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री तथा शेष तीनों कोण बराबर हैं, तो तीन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द थ्री एंगल। देखो चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, क्वाड्रिलेटरल क्या, जिसमें चार साइड हो, ठीक है, चार साइड हो सकती है कैसी भी, कैसी बना दो कोई चक्कर नहीं है। जिसने बोला कि एक एंगल 108 डिग्री है, ये एंगल मान लो मैंने कह दिया 108 डिग्री का है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बना के दिखा रहा हूं। और शेष तीनों कोण जो है वो आपस में बराबर है, तो मैंने सभी को क्या लिख दिया, एक्स 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 लिख दिया, सारे भाई एक्स 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 है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण का मान जो ये इक्वल है इनका मान पूछ रहा है। तो आपको बता दूं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अंदर वालों का कितना होता है, 360 होता है, यानी कि 108 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई मैंने जो बताई, ठीक है। चतुर्भुज के सभी अंदर के कोणों का योग 360 होता है, फिर भी किसी बच्चे को याद ना रहे तो वो क्या करना, यहां से इसमें ट्रायंगल बना के देखना कितनी बनेगी। एक ट्रायंगल ये बनी, एक ये बनी, और तो नहीं बन रही ना, तो 180 टोटल इसका, 180 इसका, तो 180 180 360 होते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से 3x की वैल्यू क्या होगी, 108 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बन गया 252। तो x की वैल्यू निकाल दो काट के, 3 8 24 3 चौके 12, 84 डिग्री। तो x की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 84, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये आपने करना था, तो इजी था क्वेश्चन,
कोई दिक्कत नहीं थी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन, चलो दिख गई, ठीक है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, RS अग्रवाल में से। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो पहले तो। पहले तो ये देखो पैरेललोग्राम होता क्या है। ये होता है आपका पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का बेस फिक्स करके ऊपर से ऐसे धक्का दे देंगे तो ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? इसके एडजेसेंट ये होते हैं आसन्न कोण। ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये, यानी कि दो साथ के एंगल को आप एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, दो बातें मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये एंगल ए बी सी डी, एंगल ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एडजेसेंट है, और डी और ए एडजेसेंट है। तो याद रखना, दो एडजेसेंट एंगल का टोटल किसी पैरेललोग्राम में, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल भी 180, इनका टोटल भी 180, इनका टोटल भी 180। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल मैंने ए और बी ले रखे हैं, तो इनका टोटल 180। तो कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये x है तो ये इसका 2/3 होगा, ये x है तो इसका ये 2/3 हो गया, ठीक है। ऐसी कहोगे ना तुम, ठीक है। तो फिर इनको आप प्लस कर दो यहां पे, 2/3 ऑफ x प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बताओ 3 इंटू एक्स 3x, 3x जमा 2x कितना बनेगा? 5x, 5x बटे 3 बराबर है 180, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 से 30, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुना 36 108, x की वैल्यू 108 डिग्री आ गई, यानी कि ये एंगल मुझको पता लग गया। लेकिन आंसर में 108 लिखा भी हुआ है। एक आध बच्चा हो सकता है इस 108 को टिक मारे। ध्यान दो, उसने क्या बोला? छोटे वाला एंगल बताओ। तो मुझे बताओ, x 108 है तो 108 का 2/3 कितना बनेगा? 72। तो ये करके आना आंसर, कभी 108 कर दो, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ये वाला, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, मुझे कैसे पता लगा कि इसको x लेना है कि इसको x लेना है? पहली बात तो कोई केस नहीं करेगा तुम पे कि तुम इसको इधर x ले लो, इसको 2/3 x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे कैसे पता लगा? देखो 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो 2/3 का मतलब इससे ये छोटा हुआ। अगर 3/2 होता, ये x होता और ये होता, तो फिर ये बड़ा होता। ध्यान दो, इसमें बड़ा नंबर ऊपर है तो ये बड़ा है, अगर इसमें छोटा नंबर ऊपर है तो फिर ये छोटा है, ठीक है। ये बात याद रखना, आप इनको इंटरचेंज भी करके ले लो, वो कोई नहीं देखने वाला। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है, ये तो याद रह जाएगी ना। साथ वाले दो एंगल्स का टोटल 180 होता है। और एक बात और बता दूं, ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ये 108 है तो ये भी 108 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो चलो, प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब अगला जो क्वेश्चन है ट्रेपीजियम का, फिर से आ गया है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर एवं 77 सेंटीमीटर हैं तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर एवं 26 सेंटीमीटर हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? Two parallel sides of a trapezium are 60 centimeter and 77 centimeter, and other two sides are 25 centimeter and 26 centimeter. Then area of trapezium is। अब देख लो ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। पहले देख लो क्वेश्चन, ये जो है इसमें एक ट्रेपीजियम है इस तरह का समलंब चतुर्भुज, ये दोनों साइड के हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ये जो साइड है पैरेलल वाली कितनी कितनी है? 60 और 77, ठीक है। और अन्य दो साइड है 25 और 26, एक 25 है एक 26 है, कोई भी ले सकते हो तुम, इधर 26 उधर 25 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, उसने बोला कि इसका एरिया कितना होगा। अब इसका एरिया पूछ रहा है मुझसे, तो एरिया तो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट,
यानी कि ये h, ये तो दिख ही नहीं रही। जब तक ये दिखेगी नहीं आंसर भी नहीं आएगा, तो यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा दे रखा था, आपको बता दूं ज्यादा देर का नहीं था, ज्यादा देर का नहीं था। क्यों नहीं था? आपको जब तक ये एच नहीं पता लग रही थी आंसर नहीं आ रहा था। अब एच देखो कितना फास्ट पता लगेगा। कैसे? आप मुझे यहां पे बताओ, जैसे मुझे यहां 25 दिखा और यहां मुझे 26 दिखा, तो मेरे भेजे की घंटी बजी और मैंने लिखा 7 24 25 और मैंने लिखा 10 24 26। आपको बता दूं ये ट्रिपलेट इतने बड़े रामबाण हैं कि जो सारे क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में सोल्व करा सकते हैं। जिस बच्चे ने ये याद कर लिए उसका बेड़ा पार, और नहीं याद करे तो फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं आंसर आएगा। तो एग्जामिनर सोल्व नहीं करवाना चाहता था, वो आपका दिमाग चेक करना चाहता है कि हाउ क्विक यू आर, कितना तेजी से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे यहाँ 25 दिखा और मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट मुझे ध्यान आया। इसी तरह से मुझे यहाँ 26 दिखा तो 10 24 26 का ट्रिपलेट मुझे याद आया। ठीक है, अब मैं सेटिस्फाई भी करा के दिखाता हूँ सारी वैल्यू। मुझे बताओ ये छत 60 है, 60 है, तो इसका फर्श भी 60 ही होगा, यानी कि ये कितना है? 60 है। मैंने कहा ये 7 है, ये कितना है? 7 है, और ये कितना है? 10 है। तो टोटल करके देखो 60 और 10 70 और 7 77, 77 बन गई ना पूरी नीचे वाली साइड, सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये अगर आपको पता लग गया था तो फिर अब देखो आंसर कैसे बनता। यहां पे क्या रखते हम? 24, 25 नहीं 24। हाइट कितनी है? 24 है ना, तो 2 से काट दो 12 पे, 7 7 6 13, 137 गुना में 12, 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 आएगा भैया आंसर, जो भी आंसर होगा लास्ट में 4 आएगा। देख लेते हैं एक बार। तो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, थर्ड में। बस फिर मैं काहे के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, यहीं से लगा दूंगा। हाँ, अगर और भी किसी ऑप्शन में लास्ट में 4 लिखा होता तो फिर मुझे करके देखनी पड़ती मल्टीप्लाई। तो यहां तो मुझे पता ही लग रहा था 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 आ रहा है। पता लगा कि एच से क्या फायदा हुआ। ठीक है, और अगर ये नहीं पता लगता, ऐसे नहीं पता लगता, बेटे पढ़ा रहा हूं। हाँ बेटे आप वहां खेल लो ना यार, क्यों तंग करते हो पढ़ाते हुए? हैं? चलो बैलून लेके बाहर भागो, जल्दी जल्दी फास्ट। सिया लेके जाओ बेटे बाहर प्लीज। चलो चलो चलो, ठीक है, ये तरीका आ गया समझ में। अगर ये नहीं करते तो फिर दूसरा तरीका इसका ऐसे होता, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। फिर आप इसमें ना पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, ऐसे बनती है। कैसे? इसके पैरेलल ये खींच ली तो ये 25, तो फिर ये भी 25, ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो पूरी 77 थी, तो फिर ये कितनी बन गई? 17। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो यहां से अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ट्रायंगल, इसकी साइड है 25 26 17, तीन साइड है। तो आपने इसका एरिया निकालना है किससे? हीरोन्स फार्मूला से, याद है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहां पे एस होता है सेमी पेरीमीटर। पीछे समझाया है सब कुछ, ये मत सोचना कि आज मैं नया कुछ बता रहा हूं, ये सब कुछ मैंने समझाया है। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आप एक फार्मूले से और निकालेंगे, और वो फार्मूला क्या होगा? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ये इसकी हाइट है। ठीक है, 17 इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, 17 को, और ये इसकी हाइट है। तो आप पहले तो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, फिर एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस है 17 और हाइट है ये, तो वो जो पहले जो एरिया निकाला ना हीरोन्स फार्मूले से, वो यहां रख देना, आपको एच पता लग जाएगा। और एच पता लग गया तो फिर ये फार्मूला लगा के आप आंसर कर सकते हो। ये इसका दूसरा तरीका। अब तुम देख लो ये फास्ट काम कर रहे हैं कि ये फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, टीजीटी मैथ में पूछा हुआ था। और एक बात और, तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि बोला यार पीआरटी का करवा दो, टीजीटी का करवा दो। अरे ये सबका सबका ही है ये। ठीक है, ये मत सोचना कि पीआरटी का टीजीटी का, सबका ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वृत्त में व्यासों की संख्या हो सकती है, नंबर ऑफ डायमीटर्स इन अ सर्कल कैन बी, तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखो ये एक सर्कल है,
ये सेंटर से कितनी लाइन पास होंगी, ये सेंटर से कितनी लाइन पास हो सकती है बताओ। जितनी सेंटर से पास होंगी सारे इसके डायमीटर होंगे, सारे व्यास होंगे, तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, अनगिनत। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट। ठीक है, बात आई समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन एक बार एडजस्ट कर दूं। ये है ना, अब दिखा ना पूरा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 2:3। फाइंड द एरिया ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का आपको रेशियो दे रखा है, तो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, क्या जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो दे दे, सरकमफ्रेंस का रेशियो दे दे, या डायमीटर का रेशियो दे दे, क्या होते हैं सारे बात बताऊंगा अभी मैं तुम्हें। ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या का रेशियो दे दे, परिधि का रेशियो दे दे, या व्यास का रेशियो दे दे, और आपसे पूछ ले एरिया का रेशियो क्या होगा, तो जो भी रेशियो दे रखा है उसका स्क्वायर कर देना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ गया आंसर। एरिया कैसे बनेगा, स्क्वायर करके तो बनेगा ना, तो आंसर बनेगा 4 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब ये हुआ कैसे, इसके बारे में समझ लो। ये है एक सर्कल, ये है इसका रेडियस, ये पूरा मिला दूंगा तो बन जाएगा इसका व्यास, डायमीटर। ठीक है, ये डी फॉर डायमीटर। ठीक है, ये क्या है, यहां से यहां तक रेडियस, पूरा मिला देंगे तो बन जाएगा व्यास। तो यहां से इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस जो परिधि होती है, याद रखनी है आपने, कितनी होती है, 2πr। जो अभी हम परिमाप पढ़ रहे थे ना, परिमाप, वो अब यहाँ पे परिधि सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये पूरी साइड, ये पूरा एक चक्कर, ये 2πr के बराबर होता है। एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया सबको पता होगा ये πr स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं, जब आपको सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा था, भाई दो दो सर्कल है, तो पहले वृत्त का सरकमफ्रेंस 2πr1, दूसरे का 2πr2, और ये दे रखा था 2/3, तो ये 2π तो कट जाते हैं रेशियो में, इनका तो रोल ही खत्म हो जाता है। तो पहले सर्कल का रेडियस आ गया 2, दूसरे सर्कल का रेडियस आ गया 3, तो जो रेशियो सरकमफ्रेंस का था वही रेडियस का भी आ गया, सेम आ गया। तो एरिया का रेशियो क्या बनेगा, तो एरिया का जब रेशियो बनाएंगे तो पाई इंटू पहले सर्कल का रेडियस, पाई इंटू दूसरे सर्कल का रेडियस, तो पाई से पाई कट गया, तो ये 4 बच गया 9। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इनमें से कोई भी दे रखा हो और एरिया पूछ ले तो स्क्वायर कर देना, बस सीधी सी बात। और अगर एरिया दे रखा हो और इनमें से किसी का रेशियो पूछ ले तो फिर स्क्वायर रूट कर देना, ये बात बस दिमाग में बिठा लो। एरिया का रेशियो दे रखा हो और इनमें से किसी का पूछ ले तो फिर स्क्वायर रूट कर देना, तो आंसर कितना आएगा, 2, 3। बस ये बात याद रख ली तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r तथा परिधि c हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज a, रेडियस r एंड सर्कमफ्रेंस इज c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने अभी बताया था वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो a क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस r दे रखा, परिधि c दे रखी है, तो c क्या होता है 2πr। ये अभी अभी मैंने बताया आपको। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो ये आपने देखना है। उसने बोला r इंटू सर्कमफ्रेंस, तो r क्या है ये, और सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, इक्वल टू, ये पहली ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, πr स्क्वायर। तो मुझे बताओ, जब इसको मैं इसके बराबर देखूंगा तो ये बना 2πr स्क्वायर, और ये भी बना 2πr स्क्वायर, और ये तो सही हो गया भाई, ये तो सही हो गया। मुझे चेक करना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 ही सही है, आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा।
फिर भी किसी को लगे नहीं सही है तो फिर इनमें रख देना सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, देखना r/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लेना। तो यहाँ पे 2 पाई r इंटू आर, आर स्क्वेयर, ये भी 2 पाई आर स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को चेक करना था। देखने में देखो कितना गंदा सा लग रहा था, है ना, और निकला कितना आसान। ये देखो कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ये सारे चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। तो हमें तो मिल गया पहले पे ही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना होगा। तो आपको बता दूं, एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूर जाता है, जितना इसका घेरा होता है। ठीक है, एक पहिया एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, जितना इसका घेरा होगा। तो घेरा कितना होता है, 2 पाई r, यानी कि सरकमफ्रेंस, जितना इसका सरकमफ्रेंस। देखो छोटा पहिया होगा तो कम दूर जाएगा, बड़ा पहिया होगा तो ज्यादा दूर जाएगा, है ना। तो एक चक्कर में जाता है 2 पाई r, लेकिन 10 चक्कर में कितना जाएगा, इंटू में 10, n चक्कर में कितना जाएगा, इंटू में n। बात आई समझ में। तो अब यहां पे मुझे बताओ दूरी इस क्वेश्चन में कितनी है, 352 मीटर। ये 352 मीटर, 2 इंटू पाई कितना लेना होता है, 22/7। रेडियस कितना दे रहे हैं, 28 सेंटीमीटर। और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन, वो हमें पता नहीं, उसको हमने एन रख लिया। तो एन कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दो ये मीटर में भाई साहब, ये सेंटीमीटर में। तो पहले इसको सही तो करें। तो इस सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनेंगे, डिवाइड बाय 100, या तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुना 100 करोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, या सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लेना। ठीक है, तो अब इसको काट दो, 7 से कटा 4 पे, 4 से इधर काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 22 दूनी 44 दूनी 88, 100 गुना 2 200, ये आ गया। बस यही पूछ रहा था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो 200 बार घूमना पड़ेगा भाई, ये पूछ रहा था। अब जैसे हमने वहां पढ़े थे ना क्वेश्चन पेयर वाले में, है ना, एरिया कितना बढ़ जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ऐसी सर्कल में भी आ गया। तो सर्कल में भी यही सेम फंडा लगेगा जो मैंने पीछे बताया था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, परसेंटेज में बताना है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 50%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो आपने x लेना है -50, तो y लेना है -50, और -50 -50 प्लस 50 गुना 50 बटे में 100। बताया था ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्लस के 25, माइनस के 75, माइनस शो कर रहा है कमी को। तो 75% कमी हो जाएगी भाई एरिया में। आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा। तो कितनी कमी हो जाएगी, कितने परसेंट, तो 75% कमी हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ गया समझ में। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, from a circular piece of cardboard of radius 3 centimeter, two sectors of 40 degree each have been cut off. The area of the remaining portion is, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक गत्ते का गोलाकार टुकड़ा है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसमें से 40 डिग्री के दो त्रिज्या खंड काट लिए जाते हैं, तो बचे हुए पोर्शन का जो एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बना के समझाता हूं। यहाँ पे ये है हमारा एक सर्कल, जिस सर्कल के अंदर, ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल के अंदर ये इसका सेंटर है, और इसमें से 40 डिग्री के, यानी कि एक सेक्टर तो काट दिया, ये इसको बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड। एक 40 डिग्री का ये काट दिया, एक 40 डिग्री का ये काट दिया, दो काट दिए। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि ये वाला एरिया आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जिसको आप बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ, ये पिज्जा का एक पीस है, ये पिज्जा का एक पीस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस एक पीस का एरिया आप कैसे निकालते हैं, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई r²।
क्यों भाई, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पिज्जा काटा 40 डिग्री से, तो 40 डिग्री यानी कि थीटा डिग्री से, तो थीटा बाई 360 कर देना, यानी कि भाई जितने डिग्री का हमने पीस काटा है वो बटे में पूरा 360। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, यहां से अब मुझे ये वाला पोर्शन देखना है। ये पूरा चक्कर तो 360 का था, जिसमें से 40 और 40 80 के कट गए, ये कट गए तो कितने बच गए, 280 के बच गए। यानी कि ये 280 डिग्री है ये वाला पोर्शन, और इसी का एरिया निकालना है, तो पाई को ले लो 22/7, रेडियस को ले लो 3, दो बार था रेडियस पे, और थीटा को ले लो 280 बटे में 360। ये बात आई समझ में? बस ये करना था, ये याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दे भी रखी है, कई बार 3.14 देता है तो फिर 3.14 रखनी है। रेडियस क्वेश्चन में दे रखा था 3 सेंटीमीटर, वो हमने 3 × 3 ले लिया। और कितने एंगल पे, अच्छा अगर आपसे इसका एरिया पूछता सिर्फ इस एक का, तो यहाँ पे 40/360 लिखते। इन दोनों का एरिया पूछता तो 40 और 40 80/360 लिखते, इन दोनों का एरिया आपसे पूछता तो। ठीक है, तो फिर जितना भी एंगल है बस वो ले लेना है। तो अब आप काट दो, इससे कटाइए, 7 से कटा 4 पे, 4 से कटा 9 पे, 3 से कटा 3 पे, 3 से कटा 3 पे, बोला ये तो कटूंगा मैं, तो आसानी से कट गया। तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ, आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, मुश्किल था क्या? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि आपका वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। और ये क्वेश्चन आपका हर बार आया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कर लेना कि किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। द टाइम टेकन बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/2 रेडियन इज। तो आपको बता दें, यहां पे जो 3π/2 है ये रेडियन के अंदर है, ध्यान रखना। जो एंगल है वो कैसे होते हैं, डिग्री में आपने सुना है, ऐसे रेडियन में भी होता है। तो सबसे पहले जो 3π/2, ये जो रेडियन में लिखा हुआ है एंगल, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना। और कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पाई को 180 रख देना और बटे 2 कर देना, ये बन जाएगा 270 डिग्री। पता ही समझ में, ये 270 पाई की जगह 180 रख देना, बस सिंपल सी बात, मैंने ज्यादा आपको उलझाया ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 270 डिग्री बन जाएगा। तो बोल रहे हैं कि 270 डिग्री एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम ये जानते हो कि घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री की परिक्रमा करती है 60 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 360 डिग्री कितने मिनट में, 60 मिनट में चक्कर लगाती है। तो 270 डिग्री कितने में लगाएगी, तो 60/360। भाई 360 60 में लगाया तो एक लगाया 60/360 में, और 270 के लिए कितना होगा, इससे काट दो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो 45 मिनट का समय लगेगा। और इतना तो तुम देख ही सकते हो कि ये सर्कल है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये 270 हो गया। तो कितने मिनट हो गए ये घड़ी में, 45 मिनट नहीं हो गए, ये 15 मिनट, ये आधा घंटा, ये 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। ठीक है, आसान था ना, मुश्किल तो नहीं लगा। चलो आज इतना ही करते हैं यार, बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ फिर आगे। 2D के क्वेश्चन ये चल रहे हैं अभी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मेंसुरेशन के, अभी इसके बाद 3D ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो 2D आप कर लें, खत्म होने वाली है अप्रोक्सीमेटली, फिर 3D आ जाएंगे, अभी फिगर को मिक्स करके पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो इतना कर लेना, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।